देखिए, ग्रामीण राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, जिस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है, एक प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी, मेरी दुनिया के मुल्कों में नहीं होता होगा, एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले हैं और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60-60 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी। इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,500 का तो पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे हो उत्साह भी, जो रस्सा कसी का खेल था उसके अंदर क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्या कबड्डी खेल रही है बच्चियां, हमारी बहन बेटे हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। हमारे मुल्क के लोग, छोटे छोटे मुल्क दुनिया के हैं, पता नहीं कितने मेडल ले जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। अब जब इसमें सिलेक्शन होगा उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आगे फिर उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है, वो भी करेंगे हम लोग। वैसे हमने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए हैं, आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं हम लोग, और रिजर्वेशन किए हैं नौकरियों के अंदर उनका। 40 साल की जो ज्यादा उम्र वाले जो अवार्डी हैं उन्हें पेंशन तक दे रहे हैं। इतने क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए हैं जिसका लाभ पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। कार पूरे मुल्क में राजस्थान चर्चा में आ गए, चर्चा हो रही राजस्थान के खेलों की। ये हमारा ध्येय था, वो मैं समझ पूरा हो रहा है। सर, आज आपका एक नारा जो पंचलाइन अब तक थी, मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते, वो आज बदल गई। आज आपने उसमें गारंटी और ऐड कर दी। हाँ, मैंने कहा कि जो है अभी तक तो मैंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब मैंने कहा भाई अब तो चुनाव आ रहे 1 महीने बाद में, तो 1 महीने के 45 डेज के बाद में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम लोग घोषणा कर नहीं पाएंगे। तो पहले मैं आगाह करूं लोगों को, खूब मांग लिया, मांगते रहो, 1.5 महीना और तुम्हारे पास में है। पर अब मैं गारंटी देना शुरू करूंगा। अगर अगली बार बजट पेश करेंगे हमारी सरकार, तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। एक और चर्चा है जनता में, विजन 2030 क्या है? चर्चा तो 30 का तो विजन हम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, अर्थशास्त्रियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, विशेषज्ञों को, छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों संगठनों को, मतलब सबको जोड़ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं 30 तक क्या होना चाहिए राजस्थान अपने फील्ड के अंदर। ये हमारी थीम है 2030 तक की। हम चाहते हैं राजस्थान भी 2030 तक कम से कम देश में जो अग्रणी राज्य माने जाते हैं उसकी श्रेणी हम भी पहुंचे। पर कैपिटल इनकम है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था हमारी है। आज भी नंबर 2 पे हम लोग हैं देश के अंदर अर्थव्यवस्था में। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान। तो राजस्थान अच्छे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, तभी तो इतने से बजट पेश कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लोग आश्चर्य हो रहा है कि इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, तहसील खोल रही है, जो मांगा वो सब काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वही माहौल जनता में पहुंच चुका है। महंगाई राहत शिविर बनाए, अब अन्नपूर्णा योजना है। आप कल्पना कीजिए महंगाई के दौर में जो हमने उनको मोबाइल फोन दे रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा कर रहे हैं, गायों का बीमा अलग कर रहे हैं। जो गाय मर गई उनके लिए लंपी रोग में 40,000 रुपये दिए हमने। गौशालाओं को अनुदान अलग दे रहे हैं। नौजवानों के लिए अनुपति योजना है, स्कूटी है, छात्राओं के लिए इतनी योजनाएं मुझे भी याद नहीं रहती है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हमारे बच्चों को, परिवारों को विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है महंगाई के वक्त में। नौकरी लगा रहे हम, 3 लाख नौकरी किसे कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग रही है। 100 जगह तो हमारे रोजगार कैंप लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं 100 जगह पर। 30-35 हो चुके मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का उदाहरण राजस्थान बनता जा रहा है देश के अंदर। अब हमारी योजनाओं को लेकर के अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में ला रही उन योजनाओं को, चाहे कोई पार्टी की हो। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान क्या होगी? हमारी योजनाओं का अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो कोई पार्टी की हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। ये स्थिति है।
तो उससे राजस्थान गौरव बढ़ा देश के अंदर कि राजस्थान जिस प्रकार योजना बना रहा है, वो योजना राहुल गांधी जी ने कहा था, ऐसी योजना देश में कहीं नहीं बन रही है। हमारी योजना देश में एक प्रकार से एक मार्गदर्शक दे रही है के रूप में आगे आ रही है। बहुत बड़ी राजस्थान वाले गर्व की बात है। ओपीएस दे दिया हमने कर्मचारियों को। अब ओपीएस इतनी पॉपुलर स्कीम नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण जरूरी था। वो हमने घोषणा करी है, केंद्र सरकार खुद अभी तक फंसी हुई है। अब वो कमेटी बनाती कुछ कर नहीं पा रही है। अल्टीमेट में कहना चाहूंगा, मानवीय दृष्टिकोण से केंद्र को आगे आना चाहिए, सबको ओपीएस देना चाहिए। राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं, आरजीएसएस हमने लागू किया, सीजीएसई की तरह वो स्कीम लागू हो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी 35-37 साल नौकरी करता है, बुढ़ापे का लगे भाई हाँ मैं सुरक्षित रहूंगा इलाज के लिए भी और मेरी पेंशन के लिए भी, ये तो हक उसका ही बनता है। तो मेरा मानना है कि जो हमने योजना लागू की है, सोच समझ के की है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका है। सर, जिन योजनाओं से राजस्थान नंबर 1 पे आया, मिसाल बनी योजनाएं, बीजेपी उन्हीं को लेकर निशाना साध रही है कि चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही है। ये बीजेपी के पास कोई है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। हम चाहते हैं निशाना साधते रहे, हम खुद चाहते हैं। हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाए। जितना वो अटैक करेगा हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी। सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, हम चाहते हैं कि जम के बोले। सर, ईडी भी सक्रिय है प्रदेश में ईडी भी सक्रिय हो रही है सर, जो चुनाव का। अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को हम इंतजार ही करते रहते हैं पहले से ही, कभी न कभी आएगी। जहाँ चुनाव जाते हैं वहाँ पहले ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आती है। ये हमारी नई बात नहीं है, तो ये आएगी, हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में बेईमान है, करप्शन किए हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे एसीबी हो। हमारी एसीबी बख्श नहीं रही है। हिंदुस्तान में एकमात्र एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का, जिसका मैं मंत्री हूँ। जितने हमने रेड की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई थी रेड। हमारे 5-7 आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर फंस गए, कलेक्टर फंस गए, अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं। क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर? अब उसको लेके कहते हैं राजस्थान बस करप्शन बहुत ज्यादा है। अब इनकी बुद्धि का बताइए, जो कहने वालों को देवालय नहीं निकला हुआ है। जो अगर करप्शन के कई राज्यों में तो आपको मालूम है, बगैर मुख्यमंत्री परमिशन के आप क्लरिकल स्टाफ को भी नहीं पकड़ सकते हो, वहाँ छापे पड़ते ही नहीं है। इसलिए हम लोग करप्शन नहीं है। हमने जीरो टॉलरेंस कर रखा है, जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर। करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। और उल्टा ही कहने से अभी तो बहुत ज्यादा करप्शन हो गया यहाँ पर। तो जनता आजकल सब समझती इन बातों को। हमने एफआईआर कंपल्सरी कर दी, और हिंदुस्तान में कोई कंपनी है ही नहीं, वह लोग जाते नहीं है दर्ज करवाने के लिए एफआईआर को, कोई होती नहीं एफआईआर दर्ज। हमने किया, प्रयोग किया, फरियादी को न्याय मिले। अब उसको लेके वो कहते हैं केस बढ़ गए। नंबर बढ़ना स्वाभाविक है, जब हमने किया है उसका फायदा अगर आप देखें एनसीआरबी की बुक के अंदर पाएंगे आप, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। महिलाओं के अत्याचार में भी हो, चाहे क्राइम हो, रेट हो, हमारी हर क्षेत्र में हमने, मैं समझता हूँ अन्य राज्यों के मुकाबले में काफी आगे निकले हैं। हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, कंट्रोल हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ है। यूपी है, मध्य प्रदेश है, अन्य राज्य में देखिएगा आप, वहाँ पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पोस्को एक्ट लग रहा है, और ये उल्टा आंकड़े देते रहते हैं घुमा घुमा करके। तो मैं समझता हूँ कि पोल खुलती जा रही है। एक और हर बार कोई भी घोषणा करते हैं, जनता की राय मांगी जाती है, चाहे 2018 में जन घोषणा पत्र हो या फिर अब जो नया जन घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा इस बार भी, इसको लेकर कुछ राय मांगी जाएगी जनता से, या फिर किस तरह से जन घोषणा पत्र तैयार करने का जो प्लान है? अब तुमने इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, राय हम लोग जाते ले ही रहे हैं। एक अभियान शुरू हो गया हमारा, महंगाई राहत शिविर 2 महीने चले हैं, और भी अभी चल रहे हैं। मोबाइल फोन के कैंप चल रहे हैं हमारे, अन्नपूर्णा योजना शुरू हो गई है, तो वो भी है। उसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने तरीके से अभी राय लेगी, मैनिफेस्टो बनने में वक्त है। तो हम चाहें जनता की भावना परिलक्षित इसके अंदर हो। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू का नाम दिल्ली में चेंज कर दिया। केंद्र सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम चेंज कर दिया। जनता कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले की जैसे स्वस्थ होकर वापस जनता के बीच में कब तक आएंगे? ये मेरे दोनों पैरों में ये लोग समझ नहीं पाए, बीजेपी वाले। उनकी मजाक उड़ रही जनता में कि ये इतने ऊंचे लोग हैं कि मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, एक अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, नाखून बाहर आ गया पूरा।
इससे बड़ी बात क्या दुखद हो सकती है। मैंने कल कहा ना नेता प्रतिपक्ष को, तुम आके सीएम और मिल लेते मुझसे, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती भाई कि देखो यहाँ पक्ष विपक्ष में ऐसे रिश्ते हैं, रिश्ते आज तक रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ वो रिश्ते को तार तार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो उचित नहीं है। और अब उनकी परवाह हम क्यों करें, हम तो अपने दुख पाड़े हुए हैं। और 1.5 महीने तो हो गए इसको, डॉक्टर कहते हैं 1.5-2 महीना तो लगता है ठीक होने में, पर अभी महीना 1.5 महीना और लगेगा जब जाके ये हड्डी वापस मजबूत होगी। वरना कि थोड़ी बहुत भी टच भी हो गया इसके, वापस डिस्टर्ब हो गई मान लो, तो फिर 2 महीने गई। तो मुझे इलेक्शन लड़ना, अभी कैंपेन भी करना, इसलिए मैं बचाव करके चल रहा हूँ, अपना भी कर रहा हूँ। और राजेश पायलट जी को लेकर भाजपा की ओर से भी कई तरह की जो अभी हाल ही में राजेश पायलट जी हमारे साथ, हम दोनों साथ साथ आए थे पार्लियामेंट के अंदर 80 के अंदर। हम काफी करीब से जानते, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए इस प्रकार की बेहुदा बातें जो कर रहे हैं मालवीय, मिस्टर मालवीय जो उनका है, उनका धंधा यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना। अब पूरे देश में वो बुद्धिजीवियों में एक्सपोर्ट हो गया है। और बीजेपी के लिए वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन चुका है। अब बीजेपी को हटाया नहीं हटाया हमें मतलब नहीं है। आज बीजेपी के लिए लाइबिलिटी कोई है तो अमित मालवीय जी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जनता समझ गई तो फेक न्यूज चलाता रहता है बीजेपी के बिहाफ पर। तो ये स्थिति है। तो आप चिंता नहीं करें, राजस्थान में माहौल अच्छा बना हुआ है। सरकार, इस बार उम्मीद मैं करता हूँ जनता जो है, जनता का आशीर्वाद वापस मिलेगा रिपीट करने में सरकार को, मुझे लगता है। जो फीडबैक आ रहा है हमारे पास में आम जनता का, गाँव का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी वालों का, सबका, छत्तीस कौम चाहती है सरकार वापस रिपीट हो। ये मेरा मानना है, ये मेरा मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी जनता माई बाप है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव परिणाम आए तो मालूम पड़ेगा। पर ये जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बीजेपी वाले, जनबल के उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का। मुख्य प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके राजस्थान में, कुछ दूसरा काम है नहीं उनके पास में क्या। गुजरात चुनाव हो रहे तो आप 6 महीने जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। और प्रधानमंत्री इतना बिजी होता है पर्सनैलिटी, और भी काम होते हैं देश और दुनिया का राज करने के लिए, वो खाली चुनाव में घूमते रहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से परवाह नहीं करी। और कर्नाटका, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उसमें घूमते रहते हैं। अरे मणिपुर तो हमारा राज्य है भाई, आप उसे कंपेयर करो राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं उम्मीद कभी करता ही नहीं था। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पे जाएंगे वो कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, उससे आप मतलब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सलाह दे रहे हो। ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे मित्र का दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बचे हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप। ये कहाँ की समझदारी है बताइए आप। ये जनता सब समझ देख रही है, और मैं समझता हूँ सबको सबक सिखाई जनता इस बार। क्या कितने बड़े नेता जाओ, कितने कैंपेन कर लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सर, एनडीए सरकार जितने भी प्रधानमंत्री हैं पूर्व उनका नाम चेंज करते जा रही है। आज मैंने ट्वीट किया उसके लिए भी। ये कहाँ ले आ रहे देश को भाई। जो पंडित नेहरू ने इस देश के जो नींव रखी है, जिस पे आज खड़ा है देश, आज मजबूती के साथ में, बड़े बड़े कलकारखाने हैं, बड़े बड़े बांध बना दिए उस जमाने में, IIM, IIT, ट्रिपल आइडिया बनी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उससे तो आ गई। उसके कारण आज हम लोग आत्मनिर्भर भी हैं देश। दुनिया भर में हम लोकतंत्र का गर्व करते हैं। 70 साल तक हमारा मजबूत रहा लोकतंत्र देश के अंदर। क्या नहीं हुआ देश के अंदर, सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बनता है। और उसके लिए अगर मान लो पंडित नेहरू 16 साल से बंगला में रहे हो, बंगले में उनके नाम का वो संग्रहालय बन गया, अब उसका आप नाम हटा करके आप क्या बहादुरी करिए। बहादुरी काम है क्या? ये कोई बहादुरी नहीं है। ये इनकी सोच दर्शाती है। ये सोच बड़ी खतरनाक है। ये सोच चिंताजनक है देशवासियों के लिए, और होनी चाहिए चिंताजनक। इनकी सोच लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। इनकी सोच जो है नादिरशाही, तानाशाही, फासिज्म का जो जमाना था, हिटलर का जमाना था, वहाँ जो अप्रोच थी ना वहाँ के धर्म के नाम पर राजनीति करने की, आप समझ लीजिए वही अप्रोच यहाँ चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आएंगे बाद में नहीं समझेंगे तो, या तो चॉइस में निपट लेंगे
वरना तकलीफ आएंगे लोग। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकार आती जाती रहती है। हमने देखा है 5-7 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल गए, हर राज्य में मुख्यमंत्री बदल रहते हैं। कांग्रेस ने क्योंकि लोकतंत्र मजबूत किया इसलिए ये कायम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए बने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो कि 70 साल तक कांग्रेस ने इस लोकतंत्र कायम रखा है। अगर काम नहीं रखते तो फिर आप कह रहे प्रधानमंत्री बनते, बता दीजिए। और उसको कांग्रेस लिए कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस तमाम बातें पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुके लोग।